एलिस नाम के एक लड़की को देखते हैं जो एक जूडो टीचर थी और यहाँ समय चल रहा था 2009 का। एलिस का बॉयफ्रेंड जैक भी वहाँ जूडो सीखने आता था। फिर एक दिन एलिस जैक को अपने माँ से मिलवाने का डिसाइड करती है। यहाँ में पता चलता है कि एलिस की सिर्फ माँ ही है और उसके फादर उसे छोड़कर चले गए जब वो 10 साल की थी। तब से एलिस अपने डैड को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब जैक एलिस के घर पर उसके माँ से मिलने के लिए जा रहा होता है तो जैक को ऐसे लगता है जैसे कोई उसको फॉलो कर रहा है। वो सीधा एलिस के घर पर जाता है और उनके साथ बैठकर डिनर करने लगता है। खाना खत्म होने के बाद जब एलिस की माँ कैरोल सोने चली जाती है तो जैक के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अब जैक एलिस से पूछता है कि क्या वो उसके फैमिली से मिलना चाहती है। वो आगे एक बॉक्स से रिंग निकालकर एलिस को दिखाता है। ये रिंग जैक के फैमिली की काफी पुरानी और एंटीक रिंग थी। इस रिंग को देख एलिस कहती है कि उसे अचानक क्या हो गया और वो उनकी रिलेशनशिप को इतने तेजी से आगे क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि उसने फिलवक्त शादी के लिए नहीं सोचा है और उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये सुनकर जैक एलिस से गले मिलता है और वहाँ से चले जाता है। जब जैक वहाँ से जाता है तो एलिस देखती है कि जैक ने उसकी रिंग एलिस के जेब में डाल दी थी। इस रिंग को लौटाने जब वो बाहर जाती है तो कुछ लोग जैक को लेकर कहीं ले जा रहे होते हैं। तभी एलिस के सामने व्हाइट रैबिट नाम का एक आदमी आ जाता है और बताने लगता है कि वो जैक का दोस्त है। वो कहता है कि जैक ने उसके पास से एक रिंग चुराई है, इसलिए वो उस रिंग को वापस लेने आया है। ये सुनते ही एलिस उस रिंग को बॉक्स से बाहर निकालकर रैबिट पर हमला करने लगती है, मगर व्हाइट रैबिट उसे ढकेलकर वो बॉक्स लेने आगे बढ़ता है जो एलिस के हाथों गिर गया था। वो आगे भागते हुए एक मिरर में घुस जाता है और एलिस भी उसका पीछा करते करते मिरर के अंदर घुस जाती है। वो उस मिरर के पोर्टल से एक अलग ही टाइमलाइन में पहुंच जाती है, वो भी एक खंडर बिल्डिंग में। उसे वहाँ व्हाइट रैबिट दिखाई देता है जिसका पीछा करते करते एलिस फ्लोर के किनारे पहुंच जाती है। बाहर वो देखती है कि पूरा शहर ही बंजर हो चुका है और हर जगह सन्नाटा है। एलिस अब व्हाइट रैबिट का पीछा करते करते एक बिल्डिंग तक पहुंचती है जिस पर एक रैबिट का लोगो था। तभी वो देखती है कि रैबिट के आदमी जैक को पकड़कर बिल्डिंग के अंदर ले जा रहे हैं। देखते ही देखते वहाँ पर एक एयरशिप आती है जिसमें से लाइट बाहर आ रही थी। जैसे ये लाइट एलिस के हाथों पर पड़ती है उसके हाथों पर एक टैटू बन जाता है। जब एलिस उस बिल्डिंग के अंदर जाती है तो उसे वहाँ एक टेबल पर रखी एक बोतल नजर आती है जिस पर लिखा था कि किसी भी चीज के बारे में ज्यादा जानना जानलेवा होता है। वहीं पर उसे 2 दीवारों पर कुछ छेद दिखाई देते हैं और जब वो उन छेद के अंदर देखती है तो उस तरफ उसे कई सारे लोग दिखाई देते हैं जो अजीब तरह के बॉक्सेस में कैद थे और उनके बॉडी पर भी सेम वही टैटू था जो एलिस के हाथ पर था। तभी वहाँ की सभी दीवारें नजदीक आने लगती है और एलिस बाकियों की तरह उसी टाइप के बॉक्स में कैद हो जाती है। अब एक अजीब तरह का एयरक्राफ्ट इन सारे बॉक्सेस को कहीं ले जाने लगता है, मगर एलिस अपने हेयरपिन की मदद से उस बक्से को खोल लेती है और ऊपर से नीचे पानी में गिर जाती है। आगे वो पानी में तैरते हुए सिटी की तरफ वापस आ जाती है जहाँ उसकी मुलाकात रैट कैचर नाम के एक आदमी से होती है जो एलिस को लूटने की सोच रहा था। मगर जैसे ही वो एलिस के टैटू को देखता है वो पीछे हट जाता है। रैट कैचर कहता है कि एलिस एक ऑयस्टर है और व्हाइट रैबिट के लोग उसे यहाँ आकर कभी भी पकड़ सकते हैं, इसलिए वो इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। पर तभी अचानक जब वो एलिस का नाम सुनता है वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने एक भविष्यवाणी की थी कि एलिस द लेजेंड नाम की एक औरत आकर इस दुनिया को वापस ठीक कर देगी। वो आगे एलिस के हाथ पर कपड़ा रख देता है और उस टैटू को ढक देता है। उसे लेकर वो एक टी हाउस पर पहुंचता है। यहाँ टी हाउस पर लोग पैसे देकर अलग अलग इमोशंस की चाय पीते थे, जैसा कि गुस्से को अनुभव करने की चाय और खुश होने की चाय। ये सब अलग अलग टाइप के चाय यहाँ पर मिला करते थे। तभी वहाँ का रिसेप्शनिस्ट सभी लोगों को खबर करता है कि जल्दी इस शॉप पर और कई सारे इमोशंस की चाय आने वाली है। अब रैट कैचर एलिस को लेकर उस टी हाउस के बॉस के पास जाता है जिसका नाम हैटर था। आगे हैटर रैट कैचर को कुछ चाय देकर वहाँ से भेज देता है। हैटर आगे बताता है कि यहाँ की रियलिटी एलिस के रियलिटी से काफी अलग है। उसी की तरह दिखने वाली एलिस यहाँ पर 150 साल पहले आई थी और लोग अब ये भविष्यवाणी करते हैं कि एलिस फिर से यहाँ पर आकर उनके वर्ल्ड को ठीक कर देगी। वो उसे ये भी बताता है कि व्हाइट रैबिट के लोग एलिस के दुनिया के लोगों को पकड़कर यहाँ पर लाते हैं और उनके बॉडी से वो इमोशंस निकाल कर बेचते हैं। एलिस के दुनिया से आए हुए लोगों को यहाँ ऑयस्टर्स कहा जाता है।
बदले में एलिस कहती है कि जैक को व्हाइट रैबिट वाले पकड़कर ले गए। ये सुन हैटर कहता है कि व्हाइट रैबिट के इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो उसके कॉन्टैक्ट्स को इसके बारे में बताएगा जो एलिस की मदद करने के लिए राजी होंगे। वो दोनों वहाँ के बैक डोर से बाहर निकल जाते हैं, मगर बिल्डिंग के ऊंचाइयों को देखकर एलिस को डर लगने लगता है। ये देख हैटर उसका हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाता है। वही व्हाइट रैबिट उनके ऑर्गेनाइजेशन के कैसीनो पर पहुंचता है, जहां कई सारे ऑयस्टर्स को एक मशीन से जोड़ दिया गया था। जब कभी वो लोग किसी इमोशन को फील करते, वो मशीन उनके इमोशंस को खींच लेती। ये सभी लिक्विड उनके अंडरग्राउंड लैब पर पहुंचता था, जहां कारपेंटर और वालरस नाम के दो आदमी इस लिक्विड की चाय बनाते थे। अगर किसी ऑयस्टर को उसके मेमोरीज वापस याद आ जाते, तो वहाँ के लोग उन्हें पकड़कर एक वेटिंग रूम में ले जाते और उनके मेमोरीज मिटा देते। आगे रैबिट वहाँ की क्वीन के पास वो बॉक्स लेकर जाता है। यही क्वीन उनके वर्ल्ड में ये इमोशंस वाली चाय सप्लाई करती थी, जिसकी वजह से उनकी दुनिया एक नर्क बन चुकी थी। जब क्वीन वो बॉक्स खोलती है तो उसमें वो रिंग नहीं होती। वो गुस्सा हो जाती है और रैबिट को काम से निकाल देती है। वो आगे अपने गार्ड से कहती है कि वो लोग उसके फेवरेट असैसिन को ले आए, जिसका नाम मैड मार्स था, ताकि वो एलिस को ढूंढकर उस रिंग को वापस ला सके। अब मैड मार्स का चेहरा डैमेज हो चुका था, इसलिए कारपेंटर और वालरस एक दूसरा सर मैड मार्स को लगा देते हैं। अब क्वीन मैड मार्स से कहती है कि वो बाहर जाकर किसी भी तरह एलिस को ढूंढे। वही हैटर एलिस को लेकर एक स्पेशल टाइप के एलिवेटर से एक लाइब्रेरी में पहुंचता है। इस लाइब्रेरी में लोग इस दुनिया के हिस्ट्री और पुराने आर्टिफैक्ट्स को छुपाते थे। तभी वहाँ दो बूढ़े लोग आकर इन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, पर जैसे हैटर अपना नाम उन्हें बताता है, वो दो बूढ़े लोग एलिस और हैटर को छोड़ देते हैं। आगे दोनों डोडो नाम के एक आदमी से मिलते हैं, ताकि वो उससे जैक को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट कर सके। बदले में वो लोग उन्हें क्वीन की रिंग दे देंगे। जब डोडो एलिस के हाथ में वो रिंग देखता है, वो एकदम भौचक्का रह जाता है, क्योंकि इस रिंग की मदद से वो क्वीन के राज्य को तबाह कर सकते हैं। ये देख डोडो एलिस से वो रिंग छीनने की कोशिश करता है, और जब हैटर बीच में आता है तो डोडो उसे गोली मार देता है। अब एलिस वहाँ से भागने की सोचती है, तभी हैटर खड़ा हो जाता है और डोडो के साथ लड़ने लगता है। एलिस जल्दी से हैटर के पास जाकर उसकी मदद करती है और डोडो को मारने लगती है, क्योंकि वो एक जूडो टीचर थी। वो दोनों किसी तरह एलिवेटर में घुस जाते हैं और यहाँ में पता चलता है कि हैटर ने एक बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा था, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। अब हैटर एलिस को वहाँ के मिरर से उसके दुनिया में वापस भेजना चाहता था, मगर एलिस यहीं रहकर जैक को ढूंढने की जिद करती है। जब ये दोनों टी हाउस पर पहुँचते हैं तो वहाँ पहले से ही मैड मार्स और क्वीन के बाकी गार्ड्स खड़े थे। वो लोग एलिस और हैटर के पीछे पड़ जाते हैं, मगर हैटर और एलिस एक बोट में बैठ नदी के रास्ते भाग जाते हैं। बोट में जाते समय हैटर बताने लगता है कि मैड मार्स ने उसके टी हाउस का पता लगा लिया है, इसलिए वो एलिस के साथ उसके दुनिया में चले जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ खतरा है। तभी एक एयरक्राफ्ट इन दोनों के पीछे पड़ जाती है और ये देख हैटर उस बोट पर पेड़ों के डालियाँ और पत्ते डाल देता है, ताकि उनकी बोट छुपी रहे। अब एयरशिप का ध्यान भटकाने के लिए वो जंगल के एक जानवर का सहारा लेने की सोचता है, जिसे यहाँ के लोग जैबरवॉक कहते थे। अब ये जैबरवॉक एलिस और हैटर के पीछे पड़ जाता है और ये दोनों भागने जाकर एक ट्रैप में गिर जाते हैं। उस ट्रैप में कई सारे कांटे लगे हुए थे, इसलिए जैबरवॉक उन्हें खा नहीं पाता और वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर चार्ली नाम का एक सिपाही आता है, जिसने वो ट्रैप बनाया था ताकि वो जैबरवॉक को पकड़ सके। जब वो एलिस की रिंग और एलिस का नाम सुनता है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि उनकी अब भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। वही मैड मार्स एलिस और हैटर को जंगल में ढूंढ रहा होता है, और वही दूसरी तरफ चार्ली उन दोनों को उनके किंगडम के पास ले जाता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि इस किंगडम का कोई आदमी नहीं बचा सिवाय चार्ली के, क्योंकि क्वीन ने इन सबको खत्म कर दिया था। ये सब देख हैटर अपना इरादा बदल लेता है। वह एलिस से कहता है कि वो उसे उसके वर्ल्ड में भेज देगा और वो यहीं रहकर क्वीन से जंग लड़ेगा। अगली सुबह एलिस को उसकी बिल्ली डायना दिखाई देती है, जो काफी साल पहले मर चुकी थी जब एलिस 10 साल की थी। उस बिल्ली को फॉलो करते करते वो एक पेड़ तक पहुंच जाती है, जिसमें एक दरवाजा था। पेड़ के अंदर पहुंचने के बाद एलिस टाइम ट्रैवल करके अपने बचपन वाले समय में पहुंच जाती है। जब वो अपने फादर को ढूंढ रही होती है तो उसे जमीन पर पड़ी एक किताब दिखाई देती है, जिसका नाम वंडरलैंड था। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को जंगल में देखती है। वही हैटर और चार्ली एलिस को ढूंढ रहे होते हैं, मगर उन्हें वो कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ एलिस चलते चलते एक ओपन एरिया में आ जाती है और उसे मैड मार्स और क्वीन के गार्ड्स पकड़ लेते हैं।
वो लोग एलिस को उनके क्वीन के पास ले जाते हैं। एलिस कहती है कि वो उसे उसकी रिंग देने के लिए तैयार है, मगर उसने वो रिंग कहीं छुपा दी है। अगर उसने उसे और जैक को छोड़ दिया तो वो उसे उसकी रिंग वापस कर देगी। तभी वहाँ जैक आता है और यहाँ एलिस को पता चलता है कि जैक क्वीन का ही बेटा है। जैक कहता है कि एलिस उसके लिए मायने नहीं रखती और एलिस ने क्वीन की रिंग चुराई थी। एलिस को यहाँ ये भी पता चलता है कि जैक की एक फियांसी भी है जिसका नाम है डचेस। अब जैक एलिस को साइड में बुलाकर उसे माफी मांगता है और उसके हाथ में कुछ चीज थमा देता है। वो आगे एलिस से गले मिलता है और कान में कहता है कि उसके डैड यहीं पर मौजूद है। अब डचेस को जैक पर शक होता है, इसलिए वो उसे एक कमरे में ले जाकर हॉनेस्टी टी पिलाती है ताकि जैक सब सच उगल दे। इससे पहले कि वो कुछ पूछती उसे क्वीन बुला लेती है। अब क्वीन डचेस पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनके लोग अभी तक उस रिंग की लोकेशन के बारे में पता नहीं लगा पाए। इसलिए वो डचेस को धमकाती है कि अगर उसने कल सुबह तक जैक और एलिस के मुंह से रिंग की लोकेशन नहीं पता की तो वो उसे मार देगी। जब एलिस को ट्रुथ रूम में ले जा रहे होते हैं तो एलिस जैक के दिए हुए चीज को देखती है जो उसके डैड की वॉच थी। अब वहाँ के गार्ड्स एलिस को हिप्नोटाइज करके काफी डराते हैं क्योंकि एलिस को हाइट से डर लगता था। इसलिए एलिस अब उस रिंग की लोकेशन वहाँ के पेपर पर लिख देती है। तब तक हैटर और चार्ली एलिस को ढूंढ लेते हैं और ये तीनों भागकर बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो लोग आगे वहाँ के गार्ड्स को मार के हवर क्राफ्ट्स में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर क्वीन के आदमी उनका पीछा करना नहीं छोड़ते। अब इन तीनों के हवर बोट्स वो लोग क्रैश कर देते हैं जिससे एलिस, चार्ली और हैटर नदी में गिर जाते हैं। वही कैसीनो पर जैक बेहोश होने का नाटक करता है और वहाँ के गार्ड्स को मारकर भाग जाता है। वही क्वीन के पास दो आदमी आकर उस रिंग की लोकेशन दे देते हैं जो एलिस ने पेपर पर लिखा था। उस क्वीन को ये भी पता चलता है कि जैक भी उनके कैद से फरार हो चुका है। अब क्वीन अपने आदमियों से कहती है कि वो जल्द से जल्द जैक और एलिस का पता निकाले। आगे एलिस हैटर को बताती है कि जैक एक बुरा आदमी नहीं है, शायद वो भी अपने माँ के बुरे कारनामों से पक चुका है, इसलिए उसने उसकी मदद की। मगर हैटर को यहाँ पर ये लग रहा होता है कि जैक क्वीन के साथ ही मिला हुआ है। अब जैक कहता है कि उन्हें कैटरपिलर से बात करके देखना चाहिए, वही एक आदमी है जो उनकी मदद कर सकता है। इसलिए हैटर अब एक बोट लेकर कैटरपिलर को मैसेज देने सिटी की तरफ निकल जाता है। सिटी में पहुंचने के बाद हैटर डरमाउस नाम के एक आदमी से मिलता है और उसका मैसेज कैटरपिलर तक पहुंचाने को बोलता है। कुछ समय बाद जैक वापस लौटता है और बताता है कि कैटरपिलर उनके पास एक एजेंट भेजने वाला है जो उनकी मदद करेगा। तभी वहाँ पर जैक आता है और यहाँ में पता चलता है कि जैक एक रेसिस्टेंस ग्रुप का मेंबर है और वो भी अपने माँ को हराना चाहता है। उसने अपने माँ से रिंग भी चुराई ताकि वो क्वीन को हरा सके, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने यहाँ तक क्वीन से भी झूठ बोला ताकि एलिस बच जाए। जैक कहता है कि कैटरपिलर ने उसे यहाँ पर भेजा है और वो एलिस के डैड को ढूंढने में उसकी मदद जरूर करेगा। अब जैक वहाँ के स्केलेटन से क्वीन की रिंग निकाल लेता है क्योंकि एलिस ने ये रिंग वहाँ पर छुपा दी थी। एलिस हैटर को भी उनके साथ चलने को बोलती है, मगर हैटर आने से मना कर देता है। अब एलिस और जैक अकेले ही कैटरपिलर से मिलने निकल जाते हैं। जब ये दोनों एक जगह पर रुकते हैं तो एलिस जैक से डचेस के बारे में पूछती है, जिस पर जैक कहता है कि वो डचेस से प्यार नहीं करता बल्कि उससे करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि हैटर और चार्ली भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। अब ये सभी सिटी के एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं कैटरपिलर से मिलने के लिए। वहां पहुंचने के बाद कैटरपिलर बताने लगता है कि क्वीन के इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उनके दुनिया वालों को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर उन्हें इस दुनिया को बचाना है तो उन्हें क्वीन को हराना होगा। वो आगे उन्हें कुछ ऑयस्टर्स को दिखाता है जिन पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे वो यहाँ फंसे सभी ऑयस्टर्स को उनके वर्ल्ड में भेज सकते हैं, और वो है एलिस के डैड। मगर क्वीन ने एलिस के डैड के मेमोरीज को मिटा दिया है। ये सुनकर एलिस को गुस्सा आता है और वो अपने डैड से मिलने की जिद करती है। अब कैटरपिलर के एजेंट्स एलिस के फादर को ढूंढ निकालते हैं और यहाँ में पता चलता है कि एलिस के फादर और कोई नहीं बल्कि वही कारपेंटर है जो क्वीन के कैसीनो पर काम करता था। मगर एलिस के डैड एलिस को पहचान नहीं पाते, पर गलती से उसके मुंह से एलिस का निकनेम निकल जाता है जो था जेली बीन। ये सुनकर एलिस अपने डैड को पुराने मेमोरीज याद दिलाने की कोशिश करती है और उसे उसकी वॉच भी दिखाती है। तभी वहाँ मैड मार्च और क्वीन के गार्ड्स आ जाते हैं और ये देख कैटरपिलर एक जादुई मशरूम खाकर वहाँ से गायब हो जाता है। अब मैड मार्च एलिस और जैक को पकड़कर वहाँ से ले जा रहे होते हैं और ये सब होता
हैटर और चार्ली देख लेते हैं। हैटर चार्ली से कहता है कि उन दोनों को वहां जाकर एलिस को बचाना चाहिए। हैटर उनसे लड़ने आगे तो चले जाता है, मगर चार्ली डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब हैटर जैक और एलिस को पकड़कर क्वीन के पास ले जाया जाता है और क्वीन को वो रिंग मिल जाती है। आगे क्वीन कारपेंटर से कहती है कि वो एलिस को खत्म कर देगी, मगर कारपेंटर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि वो एलिस का फादर था। एलिस को बचाने के लिए जैक कहता है कि अगर एलिस मर गई तो शायद इस सदमे से कैटरपिलर की मेमोरीज वापस आ जाएगी, इसलिए वो लोग एलिस को वापस उसके दुनिया में जाने दे, जिसके लिए क्वीन मान जाती है। वही दूसरी ओर चार्ली खुद पर घिन महसूस करने लगता है, क्योंकि वो एलिस को बचाने के बजाय वहाँ से डरकर भाग गया। दूसरी ओर क्वीन के आदमी हैटर को टॉर्चर करके लाइब्रेरी का एड्रेस पूछ रहे होते हैं, क्योंकि डोडो क्वीन का दुश्मन था, मगर हैटर उन्हें कुछ नहीं बताता। जैसे मैड मार्च उसके करीब आता है, हैटर उसे मारकर वहाँ के इल्यूजन दीवार को तोड़ देता है। आगे हम एलिस को देखते हैं, जिसे क्वीन के गार्ड्स मिरर से उसके वर्ल्ड में भेजने वाले थे। तभी एलिस उन गार्ड से लड़ने लगती है और वहाँ से एक हवरबोर्ड लेकर भाग जाती है। अगले सीन में हम क्वीन को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उनके कसीनो पर बाहर कोई हमला करने आया है। उन्हें लगने लगता है कि बाहर एक बहुत बड़ी आर्मी है, जबकि बाहर सिर्फ चार्ली ही था, जो स्केलेटन्स के साथ वहाँ खड़ा था। तभी हवरबोर्ड्स पर कुछ गार्ड्स आकर चार्ली पर हमला कर देते हैं। जब कसीनो पर अफरा तफरी का माहौल होता है, तब तक डचेस जाकर जैक को बचा लेती है और कहती है कि वो अब भी सिर्फ उसी से प्यार करती है। अब एलिस और हैटर सभी ऑयस्टर्स को होश में आने को बोलते हैं और एलिस आगे उन ऑयस्टर्स को उनके दुनिया के मेमोरीज के बारे में याद दिलाती है, जिससे सभी ऑयस्टर्स होश में आ जाते हैं। वही कारपेंटर जब ये सब सीसीटीवी कैमरास में देखता है तो उसकी मेमोरी भी वापस आ जाती है। आगे कारपेंटर जब एलिस से मिलने जा रहा होता है तो वॉल्डरस उसे रोक लेता है, मगर इस हाथापाई में वॉल्डरस के हाथों उसे ही गोली लग जाती है। तभी एलिस के पास क्वीन के गार्ड्स आकर गोलियां फायर करने लगते हैं, मगर सही समय पर वहाँ पर कारपेंटर आ जाता है और उन गार्ड्स को रुक जाने को बोलता है। आगे कारपेंटर और एलिस एक दूसरे से गले मिलते हैं और तभी वॉल्डरस एलिस पर गोली चलाने की सोचता है। एलिस को बचाने के लिए कारपेंटर गोली से खुद जख्मी हो जाता है। अब एलिस और हैटर मिलकर उस बिल्डिंग को कोलैप्स कर देते हैं। वही कारपेंटर जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, वो एलिस को यहाँ से चले जाने को बोलता है। देखते ही देखते वो कैसीनो टूटकर तहस महस हो जाता है और ये सब चार्ली बाहर से देखकर मुस्कुराने लगता है। आगे सभी लोग मिलकर क्वीन को वो रिंग वापस कर देने को बोलते हैं और इस जंग को जीतने का एक सेलिब्रेशन मनाने लगते हैं। कुछ समय बाद सभी ऑयस्टर्स को मिरर से वापस भेजा जाता है। जैक एलिस को यहीं रुकने को बोलता है, मगर वो मना कर देती है और अपने वर्ल्ड में चली जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ उसकी माँ कैरोल भी थी। कैरोल कहती है कि एलिस बस कुछ ही मिनट के लिए गायब हो गई थी। जब ये दोनों माँ बेटी घर पहुँचते हैं तो वहाँ हैटर आ जाता है, जो खासकर एलिस से मिलने के लिए आया था। ये दोनों आगे किस करते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।